Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 5th November 2022. और यहाँ पे हम वही न्यूज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स. इस न्यूज़ में जब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो जो न्यूज़ का जो बैकग्राउंड होगा, जो हमने पहले भी कर रखा है, वो भी मैं आपका कराते हुए चलूँगा कि ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे. पूरे नवंबर में मैं यही करने वाला हूँ डीएनए के साथ, कि ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए डीएनए के थ्रू जीके का. लेट्स स्टार्ट. इन्वायरमेंट पे फोकस रहने वाला है. मैं फोकस आपको बता देता हूँ. इन्वायरमेंट पे फोकस होगा, इलेक्शन कमीशन पे फोकस होगा. इलेक्शन कमीशन का मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं. एक इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 में वो भी आपका करा दूंगा, कि ताकि जो जितने भी पैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए आप उसको कर सको. So let's start with the news. The first news is coming from environment related. एक one liner news है that मथुरा वृंदावन aims to become carbon neutral tourist destination by 2041. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक लाइन में आप इसको लिख लीजिए. तो ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट मथुरा वृंदावन, ओके, एक इंडिया का लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है. इट एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ओके, अब इसका मतलब क्या होगा? That tourist vehicles will be banned and from the entire Braj region, which includes Vrindavan, Krishna Janmabhoomi, okay, and electric vehicles will be used as public transport in this area. उसके बाद all 252 water bodies and 24 forests in the area, they all will be revived. अब प्लान के मुताबिक क्या है that Braj region's annual pilgrimage tourist footfall is expected to multiply from the current level of 2.3 crore to 6 crore by 2041. एंड नाउ यहाँ पे फोकस है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का दैट इट विल बी कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041. ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. अब इंडिया का मैं बता देता हूँ कि COP26 तो है ही. यहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया था दैट इंडिया विल बिकम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070. ठीक है, वैसे तो अगर आप IPCC का रिपोर्ट देखोगे और अभी जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो एमिशन गैप रिपोर्ट निकाला है, उसमें उनका मानना है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हर कंट्री को अचीव कर लेना चाहिए इफ़ यू वांट टू अचीव द गोल ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, विच सेज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर एट 2 डिग्री सेल्सियस एंड आइडियली एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक, अच्छा, यही टारगेट चाइना के लिए कितना हो जाएगा 2060, और बाकी कंट्रीज जो हैं वो अपना टारगेट 2050 का ही रख रहे हैं. कमिंग टू न्यूज़, ऑल एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर यूज़ किया है अंडर आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस, एंड इट हैज़ अपहेल्ड द एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एज लीगल एंड वैलिड, और कुछ प्रोविजंस जो हैं उसको रेक डाउन भी किया है. तो कौन सा प्रोविजन रेक डाउन किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो सी, द कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द रिक्वायरमेंट इन द 2014 अमेंडमेंट दैट एम्प्लॉयज हु गो बियॉन्ड द सैलरी थ्रेशोल्ड ऑफ ₹15,000 per month should contribute monthly to the pension scheme at the rate of 1.16% of their salary. तो ये जो रिक्वायरमेंट था इसको सुप्रीम कोर्ट ने रेक डाउन कर दिया, कि मतलब कि अगर 15,000 के से ज़्यादा किसी की सैलरी है तो उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1.16% ऑफ देयर सैलरी. ये 6 महीने तक चलेगा. ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये जो प्रोविजन है दैट द रिक्वायरमेंट टू कंट्रीब्यूट 1.16% ऑफ द सैलरी टू द एक्सटेंट that if the salary exceeds ₹15,000 per month, okay, so it is against the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. उसके बाद ये जो प्रोविजन है इसको कितने मंथ के लिए सस्पेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए. ओके, सो यहाँ पे अब क्या होगा देखिए, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या है. सो बिफोर that pension coverage which was extended in 2014 to employees drawing salary more than ₹15,000 per month सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन. तो पहला कंडीशन क्या है? मेंबर्स कंट्रीब्यूटिंग एट द रेट ऑफ 1.16% ऑन सैलरी एक्सीडिंग ₹15,000 पर मंथ. एम्प्लॉयज शुड हैव एक्सरसाइज्ड ऑप्शन विद इन 6 मंथ फ्रॉम September 1, 2014. ठीक है, पहला तो ये कि 15,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1.16% और 6 महीने के अंदर. अब requirement of additional contribution of 1.16% deemed incorrect, implementation stayed for 6 months.
Second, entitlement is not limited to employees who had already exercised an option under amended EPS. If an employer and employee jointly opt for enhanced pension coverage, even if they have not done it prior to 2014 amendment, they can do so by 4 months from today. Means open to all. अब हम ये वोटिंग की बात कर लेते हैं. ये एक एडिटोरियल है. अब इसी एडिटोरियल के बेसिस पे मैं आपको सब कुछ कराता चले जाऊंगा. अब मैं जो भी इसमें कराऊंगा आप प्लीज उसको नोट करते भी जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो हमारे डियास्पोरा पॉपुलेशन है NRI, ठीक है ना, तो जो NRI होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, they are still Indians, they are still citizens of India, but they are absent from India because of education purpose, employment purpose, they are not residing in India. अब इनका अगर आप जो डियास्पोरा पॉपुलेशन है इंडिया का, दैट इज 1.35 करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है. इनका हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किस कंट्री को आता है तो वो इंडिया ही है. और 1.35 करोड़ एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है. अब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट 10% ऑफ द टोटल इंडिया पॉपुलेशन. ओके, नाउ मैनी ऑफ देम दे आर लिविंग द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म वर्क एंड दे कुड मिस द वोटिंग इन इंडिया. तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है दैट एनरोल्ड ओवरसीज. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टर्म ठीक करके दे देता हूँ. ये टर्म जो है वो ठीक यूज़ नहीं हुआ है. ओवरसीज सिटीजन्स वो अलग चीज़ होता है. ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होता है, जो स्कीम 2005 में आई थी, वो एक अलग चीज़ है. ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि उनको आने जाने के ऊपर, और ठीक है ना, उनको अनलिमिटेड स्टे के लिए वीज़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है. बट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको वोट करने का या इलेक्शन में स्टैंड होने का राइट नहीं होता है. सो दिस टर्म इज एक्चुअली इनकरेक्ट. ओवरसीज सिटीजन्स दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय ओवरसीज वोटर्स और ओवरसीज इलेक्टर्स एक्चुअली. ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए. इट इज ओवरसीज इलेक्टर्स. ठीक, चलिए. अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट अलाउज ओवरसीज इलेक्टर्स, मतलब यही जो NRI जो हैं, जो ओवरसीज इलेक्टर्स जिनको माना गया है, that they can vote in person at the polling station in the constituency where the person is registered as an elector. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है कि जो NRIs होते हैं, ठीक है ना, वो इंडिया में आके जहाँ पे भी रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे जाके वो वोट कर सकते हैं. फाइन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट द नेसेसिटी टू वोट इन पर्सन एंड द कॉस्ट, अगर मान लो कि जो NRI है उसको अब वापस आके वोट करना है, क्योंकि वही एक ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है दैट ही हैज़ टू कम बैक एंड देन ही हैज़ टू वोट, तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है. तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसइंसेंटिव. ओके, तो अगर आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में देयर आर टोटल 99,844 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स. ओके, अमंग देम 25,606 वोटेड. तो अब इसमें क्या है कि अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट हैज़ अप्रोच द गवर्नमेंट टू परमिट नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू पोस्ट वाया पोस्टल बैलेट्स सिमिलरली टू द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS. ये जो ETPBS है ये ऑलरेडी इंडिया में यूज़ हो रहा है सिंस 2019 एंड जो सर्विस वोटर्स होते हैं हमारे वो इसको यूज़ कर सकते हैं. सर्विस वोटर्स क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊँगा. ओके, तो अगर हम allowing the postal ballot use should be a good move for NRIs even if it does not increase the burden on embassy or consular officials. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, पिन जनरेट होता है, फिर आप वो डाउनलोड करो, अपना वोट दो और वोट को फिर पोस्ट कर दो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक सिस्टम है. अभी जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है ना, दैट इज एलिजिबल, दैट इज अलाउड फॉर सर्विस वोटर्स. सर्विस वोटर्स. अब ये सर्विस वोटर्स क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर्विस वोटर्स इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स दो हैं, एक 1950 और एक 1951, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 1950 वाला. सो सेक्शन 20 का क्लॉज 8 या सब सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इट डील्स विद सर्विस वोटर्स. तो सर्विस वोटर्स कौन कौन होते हैं? तो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ठीक है ना, जो नेवी, एयरफोर्स,
या नेवी आर्मी में जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं वो एनी फोर्सेस which is covered under Army Act 1950. Then third is member of the armed police force of a state who is serving outside his state. That is important. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि एक कि मेंबर ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो किसी आर्म्ड पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं बट वो अपने स्टेट में नहीं है, अपने स्टेट के बाहर है पोस्टेड. उसके बाद एनी एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्विंग आउटसाइड इंडिया, दैट पर्सन इज ऑल्सो एलिजिबल एज अ सर्विस वोटर्स. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन आ गया इसमें, आर्मी आ गए, नेवी आ गया, एयरफोर्स आ गया. ठीक है, इनके मेंबर्स. उसके बाद बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, असम राइफल्स, इनके मेंबर्स आ गए. उसके बाद सीआरपीएफ आ गया. ठीक, सशस्त्र सीमा बल आ गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गया. ठीक है, दे ऑल आर कवर्ड अंडर दिस सर्विस वोटर्स. उसके बाद कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, वो इंडिया में नहीं कहीं बाहर है, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो बी एलिजिबल एज सर्विस वोटर्स. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि that this system was enabled in 2019. It has been developed by Election Commission of India in consultation with CDAC. What is CDAC? Center for Development of Advanced Computing, that is called as CDAC. Okay? उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो NRI इलेक्टर्स होते हैं या ओवरसी वोटर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? तो दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया एब्सेंट फ्रॉम द कंट्री एंड हैज नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री. दे आर कॉल्ड एज ओवरसीज वोटर्स और NRI इलेक्टर्स. ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली एक इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 आया था, मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. लेट मी फाइंड आउट अ स्पेस फॉर दैट. ओके, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. सो देयर इज वन इलेक्शंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2021. अमेंडमेंट बिल 2021, ये एक बिल आया था, बहुत चर्चा में था क्योंकि ये बिल बहुत रिसेंट है, 1 साल के अंदर का एक बिल है, तो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखिए इस बिल में क्या क्या है. पहला प्रोविजन इस बिल में क्या है, लिंकिंग इलेक्टोरल आईडी, लिंकिंग इलेक्टोरल डेटा एंड वोटर आईडी विद आधार. पहला तो ये है. ठीक, सेकेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स. ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, तो पहले क्या था कि हमारे इंडिया में क्या है कि 18 ईयर्स के होने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ वोटर, बट अर्लियर ओनली वन डेट वाज अलाउड टू रजिस्टर एज अ वोटर, दैट इज 1 जनवरी. नाउ 4 डेट्स आर अलाउड, दैट इज 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, देन 1 अक्टूबर. ठीक है ना, 1 अक्टूबर ये अलाउ हो गया है. उसके बाद थर्ड, ये सर्विस वोटर से रिलेटेड है. थर्ड इज रिलेटेड टू जेंडर न्यूट्रलिटी इन सर्विस वोटर्स. जेंडर न्यूट्रलिटी, तो जेंडर न्यूट्रलिटी इन सर्विस वोटर्स में अगर आप देखेंगे तो पहले एक टर्म यूज होता था वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स. वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स. नाउ दिस वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स. स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि समझो कि कोई सर्विस वोटर जो है वो महिला है, शी इज अ वुमेन, तो यहाँ पे टर्म पहले क्या यूज होता था, वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर, तो उनके हस्बैंड को सर्विस वोटर नहीं माना जाता था. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज हुआ है, वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स, तो हस्बैंड कभी वाइफ नहीं हो सकता. तो अब क्या हुआ है, अच्छा अगर हस्बैंड है, ठीक है ना, तो उसकी जो वाइफ है वो भले सर्विस में नहीं है तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ सर्विस वोटर. बट नाउ द सिस्टम हैज चेंज, नाउ वुमेन दे आर आल्सो जॉइनिंग आर्म्ड फोर्सेस. ओके, सो नाउ टू रिफ्लेक्ट दैट चेंज, तो वाइफ को हटा के स्पाउस कर दिया गया कि अगर मान लीजिए कि आर्म्ड फोर्सेस में वाइफ इज सर्विंग एंड हस्बैंड इज नॉट सर्विंग, बट हस्बैंड विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस वोटर.
So these are certain changes which has been brought by Elections Law Amendment Bill 2021. ओके, उसके बाद एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज स्वीप, व्हाट इज स्वीप, ये पूछा जा सकता है। स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। भाई ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें वो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, लोगों को एजुकेट करना इलेक्शन के बारे में, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उसके बारे में ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? देन दैट इज आर्टिकल 324। आर्टिकल 324। नाउ हु इज आवर प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देन दैट आंसर इज राजीव कुमार। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद डॉक्टर राजीव कुमार हु वाज अर्लियर द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये वो राजीव कुमार नहीं है, ये राजीव कुमार हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सो वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे ऑन 25th जनवरी। वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे ऑन 25th जनवरी। तो 25th जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल वोटर्स डे अगर आप देखेंगे तो 2022 का अभी होके चले गया है, ठीक है, और 2023 का आएगा। फाइन। नाउ व्हाट वाज द थीम फॉर 2022 ऑफ नेशनल वोटर्स डे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग elections inclusive, accessible and participative, ठीक है। So this is all about election commission which is important for exam. Fine, hope you must have found this exercise useful for yourself. चलिए आइए अब हम COP 27 पे चलते हैं। भाई बहुत न्यूज़ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा देख लेना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो COP 27 मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि COP 27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, कहाँ पे होने वाला है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इट इज शर्म अल शेख इन इजिप्ट, ठीक है, होने वाला है। अब इसके आने के पहले ही एक रिपोर्ट आ चुका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड एज एमिशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि COP 26 के टाइम जितना भी कमिटमेंट किया है कंट्री ने, इट विल ओनली लीड टू रिडक्शन इन 0.1%, विच इज नॉट इनफ टू रियलाइज द गोल ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। फाइन। And then second thing it says that every country must try to become net carbon neutral by 2050. Okay, United Nations Environment Program, headquartered in Nairobi in Kenya. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनर्जी इक्विटी की बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है। तो इसके पहले अगर आप देखेंगे तो COP 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है दैट दे वांट टू बिकम नेट जीरो एमिशन कंट्री बाय 2050। एंड यहाँ पे गोल सबका यही है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वही टेम्परेचर, ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर शुड बी लिमिटेड। अच्छा, एमिशन गैप रिपोर्ट ने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हाईलाइट की थी कि अभी तक फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया ग्लोबल वार्मिंग कितना हो चुका है? देन दैट इज 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर कमिटिंग फॉर नेट जीरो बाय 2050, बट डेवलप्ड कंट्रीज दे आर 2060 और 2070। व्हाई? बिकॉज सी सिंपल सा है, ये पैराग्राफ पढ़ो, दैट ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। In 2021, 733 million people had no access to electricity, and almost 2.6 billion people lacked access to clean fuels and technologies. Then the average per capita energy use of the richest to 20 countries is 85 times higher than that of 20 poorest countries. ठीक है, तो एनर्जी पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एनर्जी सप्लाई एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्रेसी ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। देखिए यहाँ पे क्या है
यूनाइटेड स्टेट्स में 81% ऑफ प्राइमरी एनर्जीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. यूरोप में फॉसिल फ्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट 76% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन. ओके fine, even after acknowledging after 30 years that there is a global warming and they have to do more. उसके बाद आप देखेंगे that in 2022 coal consumption in US and EU is estimated to increase by 3% and 7% respectively. ओके तो अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? तो देखिए here they are highlighting that at COP27 the global south must put the question of its energy poverty and several global inequalities in energy access. We need to achieve zero hunger, zero malnutrition, zero poverty and universal well-being even as we collectively contribute to climate change action. ठीक है ना. जैसे देखेंगे COP27 का थीम क्या है? टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन. प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना. ये तो टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ये थीम है COP27 का. तो यहाँ पे ये है कि दैट इफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट अचीव देयर गोल्स देन डेवलप्ड कंट्रीज शुड इंक्रीज देयर फाइनेंस. जैसे कि अगर आप देखेंगे कि annual $100 billion of finance for adaptation and mitigation has to be provided to developing countries, okay, by developed countries. Fine. पर अभी तक अगर आप देखोगे तो this number is around less than $100 billion. It is somewhere around 80 billion like that. Okay, and out of that very less amount of fund is available for adaptation and mitigation. That is one of the problem. अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं चाइना नेम्स 11 जिंगजियांग हाईवे ब्रिजेस आफ्टर सेन गालवान सोल्जर. तो भाई चाइना से रिलेटेड हम फटाफट कुछ न्यूज़ कर लेते हैं. रिसेंटली SCO समिट होने से पहले चाइना एंड इंडिया दे हैव डिसएंगेज्ड फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया. ठीक है. उसके पहले एक न्यूज़ था दैट इज CNN नाला, चारदुंग नाला, जहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन ग्रेजर्स को स्टॉप कर दिया था आने से. ठीक है ना. CNN नाला, चारदुंग नाला. ओके सो दिस वाज द न्यूज. नाउ चाइना हैज नेम्ड 11 जिंगजियांग हाईवे ब्रिजेस आफ्टर स्लेन गालवान सोल्जर्स. तो ये G219 क्या है? G219 एक नेशनल हाईवे है which connects Xinjiang with Tibet and it passes through Aksai Chin which is a disputed area. The construction started in 1950s and it was one of the reasons which led to war between India and China in 1962. अब यहाँ पे 11 ब्रिज कनेक्ट हुए हैं. ठीक है. and they have been named after 4 Chinese soldiers who were killed in June 2020 गालवान वैली क्लैश. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे कि इस गालवान वैली क्लैश में कितने इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी, then that were 20 इंडियन सोल्जर्स. अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे कि both sides have disengaged at 5 friction points but they are yet to do so in Damchok and Depsang. तो Damchok and Depsang में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है बिकॉज चाइना सेज इट इज अ लीगेसी इशू. लीगेसी इशू का मतलब गालवान से पहले ही यहाँ पे इशू चल रहा है. ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमांडर है की फीबाओ who was honored by the PLA Central Military Commission which is headed by Xi Jinping last month while attending the Communist Party Congress in Tiananmen Square और ग्रेट हॉल. नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज. तो यहाँ पे जो बिडेन जो है वो नॉमिनेट करना चाहते हैं एक पर्सन को, एरिक गारशेटी, एज एम्बेसडर टू इंडिया कंफर्मिंग द क्लियरेंस फ्रॉम द सीनेट. ठीक है ना. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं इट हैज़ टू बी कंफर्म बाय सीनेट, तभी वो पर्सन अपॉइंट हो सकते हैं. फाइन. सो ही इज द मेयर ऑफ लॉस एंजलिस. ओके एंड नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट लास्ट एम्बेसडर जो थे केनेथ जस्टर, ही हैज लेफ्ट दिल्ली. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज इज एलाबेन भट्ट who was the founder of सेवा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, प्लीज नोट इट डाउन. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट एलाबेन भट्ट, अ लेजेंडरी figure in post-independent India, she has passed away in Ahmedabad on November 2. Okay, she was the founder of सेवा. सेवा stands for Self-Employed Women's Association. आप जैसे कि जानते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट. इट हैज एम्पावर्ड वुमेन and then it has simultaneously provided employment, promoted cooperative production, consumption and marketing of textiles. उसके बाद हम एलाबेन भट्ट के बारे में अगर और पढ़ेंगे तो अगर आप देखेंगे दैट शी वाज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण, मैग्सेसे अवार्ड, इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड. शी वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आल्सो द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. देन इफ यू विल जस्ट सी कि इन्होंने दो इंपॉर्टेंट थियरीज दिया हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 100 माइल प्रिंसिपल एंड ग्रहिणी थियरी.
ये दोनों थियरी इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ क्या है। 100 माइल प्रिंसिपल का मतलब होता है यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइमरी टू लाइफ दैट आर सोलली प्रोड्यूस्ड विद इन अ रेडियस ऑफ 100 माइल। मतलब हम वैसे प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं ना, वोकल फॉर लोकल लाइक दैट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि हम अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहाँ से खरीदेंगे या कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे जो हमारे लोकेलिटी में, जो 100 माइल्स के रेडियस में बन रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि लोकल बिजनेस को प्रमोशन मिलेगा। द सेकेंड इज द गृहिणी थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, इट कंबाइन एलिमेंट्स लाइक एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एज एन essential requirement for establishing peace, society free of violence and need to bring nature in the peace process। देखिए कितना अच्छा बात है। हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है लाइफ। दिस वाज फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड एट COP26। लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये कुछ ऐसा ही मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज विच विल बी द लास्ट न्यूज फॉर टुडे, दैट इज चाइनाज होम ग्रोन BeiDou सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। एक तो है GPS जो USA का है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद रशिया का भी है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोनास, वो रशिया का है। देन गैलीलियो, ये यूरोप का है, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देन नाविक, नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इंडिया का है। नाविक को और हम क्या बोलते हैं, IRNSS। और चाइना का क्या है, BeiDou। तो अब यहाँ पे चाइना जो है वो BeiDou को एक ग्लोबल सिस्टम बनाना चाहता है। ओके, BeiDou सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एज एन अल्टरनेटिव टू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे दे आर गोइंग टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज लाइक एशियन, अफ्रीकन यूनियन, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स। So since 2020, Beijing has started the outreach of this program। उसके बाद आप देखेंगे कि साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका दे आर ऑलरेडी अडॉप्टिंग द BeiDou सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पे चाइना का फोकस किस पे है, ऑल द बेल्ट एंड रोड कंट्रीज। देन BDS है, इट इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट एंड इट बिगेन इट्स इंटरनेशनल आउटरीच इन 2018। तो ये 30 सैटेलाइट्स है। अगर आप IRNSS का देखोगे तो उसके कितने सैटेलाइट्स हैं, टोटल 7, ठीक है। और फ्यूचर में इसको 11 करने की का बात चल रहा है। तो यहाँ पे कितने सैटेलाइट्स हैं, 30। अब देखो कुछ कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हैं, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, लेबनन, ओके, बुर्किना फासो, they all are using। then Pakistan and Russia, there are 2 significant BeiDou hubs। ओके, उसके बाद रशिया ने साइन किया है चाइना के साथ फॉर द इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ BeiDou एंड ग्लोनास। तो ग्लोनास जो मैंने अभी आपको बताया वो रशिया का है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान इन 2014 इट बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू सेट अप अ BeiDou नेटवर्क। देन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आर अ करंट फोकस ऑफ एक्सपैंडिंग BeiDou's प्रेजेंस। उसके बाद BeiDou का पहला कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सेंटर कहाँ पे है, थाईलैंड में, जो वहाँ पे इरेक्ट हुआ 2013 में। So that's all for today. We will meet next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.